Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 30 of Mathematical Statistics. In the last class, we discussed different estimators and also the confidence interval, and we did some examples on it. In today's class, we will move further and discuss the central limit theorem, जो कि कुछ lectures पहले मैंने उसकी simulations भी करके आपको दिखाई थी. हम उसी को further continue करेंगे and then we'll talk about regression analysis and then correlation. Let's go to central limit theorem. As per the definition, let x1 to xn be independent random variables, x1 to xn be independent random variables that have the same distribution function and therefore the same mean mu and the same variance sigma square. Let yn be another random variable which is a sum of x1 plus x2 up till xn, then the random variable z, sub will be equal to y sub n minus n nu, our sigma, our n factor square root, is asymptotically normal with mean 0 and variance 1. That is the distribution function f and x of z sub n satisfies this formula. ये exactly वही है जो हमने last lecture में भी किया था और उससे पहले भी कर चुके हैं. वो क्या कह रहे हैं कि x1 and x2 be independent random variables. They are independent and they are all random variables that have the same distribution function, जिनका कोई distribution function है, सबका same है, and therefore the same mean mu and same variance sigma square. ये हमने last lecture में prove भी किया था ऐसी बात. तो let yn हमने एक और random variable define किया है, उस से अगर देखें तो zn ये बनता है और zn जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, नॉर्मल होगी. Why is this? If you remember that example and that simulation I gave you, जिसमें मैंने बहुत से random variables, बहुत से random numbers generate किए थे, फिर उनका sum लिया था और जब mean लिया था तो वो क्या बना रहे थे, Gaussian distribution बना रहे थे. Exactly इसी तरह ये central limit theorem कहता है कि हम बहुत से random variables जब ऐड करते हैं तो जो कि रिजल्टेंट बनता है वो गॉसियन ही बनता है, फिर हम उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं. दिस इज जस्ट अ नॉर्मलाइजेशन थिंग. अगर मैं सिर्फ इससे ऊपर हूँ, yn तक भी रहूँ, तो yn नॉर्मल ही होगा. इट विल बी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और जब हम उसको मीन उसमें से माइनस कर लेते हैं और वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, जवाब आ जाता है जो कि जिसका मीन 0 हो और वेरिएंस 1 हो. तो दिस इज व्हाट इज नोन एज सेंट्रल लिमिट थ्योरम. जो आपने चीज याद रखनी है वो ये है कि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स को जब ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो हमेशा नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ही बनती है. और फिर हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, यानी कि वेरिएंस 1 कर सकते हैं और मीन उसका 0 कर सकते हैं बाय द सेम प्रिंसिपल जो हम अपनी पुरानी एग्जांपल्स में यूज करते रहे. तो अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं हम मुख्तलिफ स्टेजेस पे अपने इस कोर्स में देखते रहे हैं. सो इट्स प्रीटी इजी. लेट्स गो फर्दर एंड डिफाइन व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस. सो फार वी वर कंसर्न्ड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट्स इन विच वी ऑब्जर्व्ड अ सिंगल क्वांटिटी. हमारे पास एक सिंगल क्वांटिटी या रैंडम वेरिएबल होता था एंड गॉट सैंपल्स हुज वैल्यूज वर सिंगल नंबर्स. हमने क्या किया, जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स हमने का डाटा कलेक्शन की तो हमारे मुख्तलिफ हाइट्स आ गई. वो एक रैंडम वेरिएबल था, सिंगल रैंडम वेरिएबल था, मुख्तलिफ हाइट्स. लेट्स डिस्कस एक्सपेरिमेंट्स इन विच वी ऑब्जर्व और मेजर टू क्वांटिटीज साइमल्टेनियसली. अब दो क्वांटिटीज को हम साइमल्टेनियसली देखना चाहते हैं सो दैट वी गेट सैंपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज. मोस्ट एप्लीकेशंस इन्वॉल्व 1 और 2 काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एज फॉलो. तो हम पेयर इकट्ठा करना चाह रहे हैं, दो
हम अभी उनको नाम नहीं देना चाह रहे कोई भी, एक रैंडम वेरिएबल है, दूसरा कुछ और है। लेट्स डिस्कस एक्सपेरिमेंट्स इन विच वी ऑब्जर्व और मेजर टू क्वांटिटीज साइमल्टेनियसली। अभी यहाँ तक रहते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेफिनेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड तक आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम दो क्वांटिटीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर तो हम रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं, वन ऑफ द टू वेरिएबल्स, कॉल इट x, can be regarded as an ordinary variable because we can measure it without substantial error, or we can even give it value we want, give it values which we want. X is called independent variable. यहाँ पे याद रखिएगा x is called independent variable or sometimes called the controlled variable, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, because we can control it. Set it at values we choose. The other variable y is a random variable. तो एक वेरिएबल यहाँ पे हमने सेट करना है और दूसरा क्या है, रैंडम वेरिएबल है। तो ऐसे एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इनको जब एनालाइज करते हैं तो हम कहते हैं इट्स अ रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द डिपेंडेंस ऑफ y ऑन x, कि y x पे कितना डिपेंड करता है, कि y x पे कितना डिपेंड करता है। Typical examples are the dependence of the blood pressure y on the age x of a person. अब ये देखें जरा, इस एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि हम ब्लड प्रेशर को y कह देते हैं और एज ऑफ पर्सन को x कह देते हैं। अब आप कह सकते हैं कि 10 साल के x को 10 इयर्स कर दें, 10 साल के बच्चों का हम ब्लड प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं y। तो 10 साल के बच्चे कितने हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं। तो हम सब का अगर ब्लड प्रेशर मेजर करें तो हमारे पास बहुत सी वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर 10 इयर्स हमारे पास बहुत से ब्लड प्रेशर आ जाएंगे। लेट्स से हम एक पेयर उठा लेते हैं, उसमें से 10 इयर्स में से हम एक ही बच्चा लेते हैं 10 साल का, उसका ब्लड प्रेशर लेते हैं। फिर हम 11 साल का लेते हैं, फिर 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमारे पास एक वेरिएबल वो है जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज द एज, और एक वेरिएबल है जो कि रैंडम है कि ब्लड प्रेशर उसका कुछ भी हो सकता है। आप यही काम यूं भी कर सकते हैं कि 10 साल के बच्चे के लिए बहुत से 10 साल के बच्चों का ब्लड प्रेशर लें और उसमें कोई वैरायटी आएगी, वेरिएशंस आएंगी। और वी शैल नाउ से, अब क्या है, द डिपेंडेंस ऑफ द ब्लड प्रेशर y ऑन द एज x ऑफ द पर्सन, और एज वी शैल नाउ से द रिग्रेशन y of y on x, the regression of y on x. Now the next example is the regression of the gain of weight y. Gain of weight, कि कितना weight gain किया of certain animals on the daily ration of food x. हम राशन जो फूड उनको देते हैं उसको x कह दें और वो कितना weight gain कर रहे हैं उसको y कह दें, तो वो भी हम कहेंगे the regression of gain y on x, the regression of y on x. The regression of heat conductivity y of cork on the specific weight x of the cork. कि हमारे पास cork है, उसका weight हमें पता है, हम heat conductivity y जो है वो कितना कंडक्ट करता है हीट, उसको random variable कह देते हैं और x को weight of cork कह देते हैं। The regression of the heat conductivity y of cork on the specific weight x of the cork. तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं the regression of y on x. नेक्स्ट जी, अगर कोरिलेशन एनालिसिस हो, एक हो गया रिग्रेशन एनालिसिस, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन तो कोरिलेशन की दे रहे हैं, मगर हम अभी तक फर्स्ट हाफ में हम क्या करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस को ही डिस्कस करेंगे। तो कोरिलेशन एनालिसिस क्या है, बोथ क्वांटिटीज आर रैंडम वेरिएबल्स एंड वी आर इंटरेस्टेड इन रिलेशन बिटवीन देम। इन कोरिलेशन एनालिसिस बोथ क्वांटिटीज आर रैंडम वेरिएबल्स एंड वी आर इंटरेस्टेड इन रिलेशन बिटवीन देम। तो डिफरेंस क्या हुआ, इन रिग्रेशन एनालिसिस one was controlled variable and the other was a random variable. In correlation analysis दोनों random variables हैं। Examples क्या हैं, the relation one says correlation between wear x and wear y of the front tires of the car. ओके जी, कि कितना फ्रंट टायर्स दो हैं x and y, उनका कितना वेयर एंड टेयर हो रहा है।
between grades X and Y of students in mathematics and physics. एक आम बात कहा जा सकता है, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा हो उसकी फिजिक्स भी अच्छी हो सकती है, कहा जा सकता है, क्योंकि मैं फिजिक्स की भी लैंग्वेज तो मैथमेटिक्स ही है, कि सारे जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं वो मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी होगी तो प्रॉब्लम अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे. तो हम देखना चाह रहे हैं कि ग्रेड्स एक्स जो है मैथ्स में और वाई फिजिक्स में, उनका आपस में क्या कोरिलेशन है. कि अगर उसने फिजिक्स मैथ्स में ए लिया है तो क्या फिजिक्स में भी ए ले रहा है. ये तो नहीं है कि मैथ्स में ए ले रहा है तो फिजिक्स में एफ आ रहा है. तो इस तरह से ये भी देखा जा सकता है. बिटवीन द हार्डनेस एक्स ऑफ स्टील प्लेट इन द सेंटर, कि अगर एक स्टील प्लेट है उसके सेंटर में हार्डनेस देखें या एजेस पे देखें, तो सेंटर में हार्डनेस को वो कह रहा है एक्स कह रहा है, और कोनों पे एजेस पे हार्डनेस को कह रहा है वाई. बिटवीन द हार्डनेस एक्स ऑफ स्टील प्लेट्स इन द सेंटर एंड द हार्डनेस वाई नियर द एजेस ऑफ द प्लेट्स. अब इस केस में, इन तमाम केसेस में दोनों वेरिएबल्स जो हैं जिनको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं दोनों रैंडम में. इन रिग्रेशन एनालिसिस एक रैंडम वेरिएबल था और एक हम कंट्रोल्ड वेरिएबल यूज कर रहे थे. सो दो ये डिफरेंस हो गया. नेक्स्ट चलते हैं जी, रिग्रेशन एनालिसिस को दोबारा रिविजिट करते हैं. इन रिग्रेशन एनालिसिस वन ऑफ द टू वेरिएबल्स कॉल इट एक्स कैन बी रिगार्डेड एज एन ऑर्डिनरी वेरिएबल बिकॉज वी कैन मेजर इट विदाउट substantial error, or we can even give its value we want. Measure it without substantial error. Why? Because I can ask everybody what's your age. तो 10 साल के बच्चों को ढूंढना मुश्किल नहीं है. उनका ब्लड प्रेशर रैंडम वेरिएबल है, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा. X is called the independent variable or sometimes the controlled variable because we can control it. The other variable Y is a random variable and we are interested in the dependence of y on x. How y depends on x. The way y depends on x. This is what we want to see now. Next चलते हैं जी. Regression. In regression analysis, the dependence y on x is a dependence of mean mu of y on x. के mean जो है y का मीन जो है वो x पे कैसे डिपेंड करता है ये भी देखा जा सकता है. दैट मीन्स म्यू इज अ फंक्शन ऑफ x इज अ फंक्शन इन द ऑर्डिनरी सेंस, जैसे एक नॉर्मल फंक्शन होता है. द कर्व म्यू x इज कॉल्ड द रिग्रेशन कर्व. द मीन कर्व इज द रिग्रेशन कर्व ऑफ y ऑन x एंड इट कैन बी रिटन एज म्यू ऑफ x इज इक्वल टू k नॉट कापा नॉट प्लस कापा सब 1 x. तो हम इसे k नॉट प्लस k1x भी कह सकते हैं, a प्लस bx भी कह सकते हैं, क्योंकि k नॉट एंड k1 आर कॉन्स्टेंट्स. Then we may want to graph the sample values as n points in the xy plane, fit a straight line through them and use it for estimating mu of x at values of x that interest us, so that we know what values of y we can expect for those x. Fitting that line by eye would not be good because it would be subjective. That is, different persons' results would come out differently. Practically, if the points are scattered, so we need a mathematical method that gives a unique result depending only on the n points. A widely used procedure is the method of least square by Gauss and Legrand. For our task, we may formulate it as follow. Let's talk about this whole paragraph in the next slide कि ये क्या कहता है. फिर आपको शायद बात समझ आएगी. इसको एक दफा रीड कर लें दोबारा से and then we'll go to the next slide. Then we may want to graph the sample values as n points in the xy plane. कि वो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे of n points in the xy plane, fit a straight line through them, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे उनमें से, and use it to estimate mu of x at values of x that interest us. ये देखें जरा, इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको. लेट्स से हमने रैंडम वेरिएबल हमने x चूज कर लिया अपना, हमने x की वैल्यू चूज कर ली और y हमने मेजर कर लिया. x कुछ भी हो सकता है, x1,
x2, x3, x4 अप टिल xn। या मैं कुछ लेट्स से एज है ये ऑफ पीपल, तो वो मैं 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल अप टिल 80 ईयर्स में कर लेता हूँ। ओके, तो दिस इज एज, x1 से xn तक एज है। और ये ब्लड प्रेशर मैं कोई नंबर फिक्स कर लेता हूँ, एवरेज ब्लड प्रेशर ले लेते हैं हम लोगों का, नॉट द लीस्ट और द हाईएस्ट बट द एवरेज। लेट्स से ये आ रहा है जी, मुझे नंबर भी या 100 आ रहा है, ये 99 आ रहा है, इस तरह नंबर्स आते जाएंगे कुछ। अगर हम इसको प्लॉट करें, हम इसको x एक्सिस ले लें और इसको y एक्सिस ले लें और हम 10, 11, 12 इस तरह अप टिल 80 ले लें, या हम 5-5 साल से ले लें, 10, 15, 20, 25 इस तरह चलते जाए। और इस हिसाब से मेरे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरह कुछ वैल्यूज आ जाती हैं। लेट्स से ये डिपेंडेंस जो है वो ये बन रही है। अब अगर मैं इनमें से कहूं कि ये कर्व कैसी बनती है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं इस तरह से, मगर आप करेंगे तो आप कहेंगे नहीं सर ये लाइन सही नहीं है, आप यूं ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सी लाइन बेहतर है? गॉड नोज, अल्लाह बेहतर जानता है। हमें इसके ऊपर कुछ मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी बिफोर वी कैन डिसाइड विच इज बेटर एंड विच इज नॉट। मगर फायदा क्या है इसका कि लेट से मैंने वैल्यू सिर्फ 25, 20 और 25 पे ली थी, यहां पे एक वैल्यू आई थी मेरे पास, एक यहां पे आई थी। वंस आई हैव डिसाइडेड विच कर्व टू गो, यानी कि मैं दोबारा से अगर इसे बनाऊं कि लेट से इस तरह से मेरे पास रैंडम वेरिएबल्स थे और मैंने उसको कर्व फिट करके कहा कि ये सारा डाटा इस लाइन को फॉलो करता है, यानी कि सारा डाटा इस लाइन को फॉलो करता है। एंड अब वैल्यूज मैंने सिर्फ यहां एक्स की वैल्यूज ली हैं। अब जब मैंने इसे कर्व फिट कर दिया, एक लाइन इसमें से गुजार ली जो मैं कहता हूं कि ये लाइन ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं मिडल में भी किसी जगह अगर डाटा देखना चाहूं इस जगह पे, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देख लूंगा। ये वो लाइन है जिसमें उसने कहा था कि मीन वैल्यू ऑफ y हम निकाल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ x, ऑल दो हमने वहां पे डाटा कलेक्ट नहीं किया, डाटा हमने सिर्फ इन पॉइंट्स पे कलेक्ट किया था। और मिडल में हम करना चाहें तो क्योंकि एक दफा हमने इसे कर्व फिट कर दिया तो हम वो पॉइंट ले सकते हैं। अगर ये पॉइंट मेरा डिजायर्ड है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे y मिल सकता है। ये हो गया रिग्रेशन एनालिसिस। सेकेंडली क्या मेथड होना चाहिए? एक और कर्व बनाते हैं, डाटा बनाते हैं, जरा थोड़े पॉइंट्स बनाते हैं। ये x है, ये y है। लेट्स से एक पॉइंट ये है, पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि मैं कहूं कि रिप्रेजेंट करती है इस डाटा को, ये रिप्रेजेंट करती है इस डाटा को। तो ये कैसे हम इसे अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये तमाम पॉइंट से कितनी दूर है, कितनी दूर है। लेट्स से ये पॉइंट था मेरा x1, यहां पे वैल्यू थी y1, तो मैं ये डिस्टेंस देखता हूं, ये वाला डिस्टेंस मैं मेजर करता हूं और कहता हूं कि यार ये डिस्टेंस कितना है। फिर किसी एक पॉइंट के डिस्टेंस से तो फायदा नहीं होगा, फिर मुझे इसका पॉइंट डिस्टेंस भी लेना चाहिए, फिर इसका भी लेना चाहिए, फिर इसका भी लेना चाहिए। हो सकता है एक पॉइंट एग्जैक्टली इधर आ जाए, इसका भी लेना चाहिए और इसका 0 हो गया। अब ये देखें जो ऊपर वाले हैं, अगर मैं एक्चुअल डाटा और इस लाइन का सब्ट्रैक्ट करूं, एक्चुअल डाटा में इस लाइन को सब्ट्रैक्ट करूं, तो ये डिस्टेंस आ रहा है पॉजिटिव, ये वाला आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि मैंने क्या था एक्चुअल पॉइंट माइनस द लाइन, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब मैं कहूं कि यार टोटल डिफरेंस कितना है, अगर इन सबको ऐड करूं तो हो सकता है मेरा आंसर 0 आ जाए, कोई कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो, तो दैट मीन्स दैट्स नॉट गुड इनफ। एवरेज वैल्यू भी फिर 0 हो सकती है क्योंकि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव को कैंसिल कर सकते हैं। तो व्हाट वी डू इज वी टेक देयर स्क्वायर,
यानी कि इस डिस्टेंस 1, इसको अगर मैं डिस्टेंस 1 कहूँ, इसको डिस्टेंस 2 कहूँ, इसको डिस्टेंस 3 कहूँ, तो डिस्टेंस 1 का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर ये डिस्टेंस 10 पॉइंट्स थे तो डिस्टेंस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 कर दूं अगर, तो मेरे पास एवरेज डिस्टेंस स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने से क्या हुआ, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो गई। अगर अब मैंने एक लाइन मैंने ड्रॉ किया और एक और लाइन आपने ड्रॉ किया, हम दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों में ये फार्मूला कंपेयर कर लें और देखें कि किस में एवरेज डिस्टेंस कम आ रहा है, वो फिर हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसमें एरर कम होगा, उसमें एरर कम होगा। Let's go back and read that paragraph again and see if we understand it now better. In regression analysis, the dependence of y on x is a dependence of the mean mu of y on x, so that mu is equal to mu x is a function in the ordinary sense. The curve of mu of x is called the regression curve of y on x, where mu as a function of x is equal to k naught plus k1 x. Then we may want to graph the sample values as n points in the xy plane. हमने वो n points draw किए थे in the xy plane. Fit a straight line through them and use it for estimating mu of x at values of x that interest us. Although हमारे पास उस टेबल में अगर वो वैल्यू नहीं है x की, तो हम क्योंकि लाइन पे हैं, लाइन पे तमाम वैल्यूज ऑफ x के लिए वो डिफाइंड है, तो हम वो x की वैल्यू के लिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, so that we know what value of y we can expect from those x. Fitting that line by eye would not be good because it would be subjective. What does that mean? कि अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की कि यार ये अच्छी लग रही है, ज़्यादा बेहतर लग रही है, आपने कुछ और ड्रॉ कर दिया, तो वो हम डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट हु इज डूइंग इट, तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगी. That is, different person's result would come out differently. Particularly if the points are scattered. अगर points बहुत ज़्यादा scattered हों तो ये हो सकता है. So we need a mathematical method that gives a unique result depending only on the n points. So हम एक mathematical model पे चले जाते हैं जो कि हमें एक unique result देता है, वो personal dependent नहीं है और जितने points हैं सिर्फ उन्हीं पे depend करता है. A widely used procedure is the method of least square. क्या था कि जो मैंने स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा है, ये जब मिनिमम होगा दैट लाइन वुड बी बेस्ट. सो नाउ गोइंग फर्दर, आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि ये तो मैं बहुत थोड़े पॉइंट्स बना रहा हूं तो नजर समझ आती है, मगर लेट से अगर कोई इस तरह का डाटा हो तो फिर आप क्या करेंगे, फिर ऑब्वियसली यू हैव मैनी ऑप्शंस, तो कौन सी यूज करेंगे, कौन सी बेस्ट है, तो वो फिर आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से करेंगे. लेट्स गो नेक्स्ट. लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल. द स्ट्रेट लाइन शुड बी फिटेड थ्रू द गिवन पॉइंट्स सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ दोज पॉइंट्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन इज मिनिमम. टोटल सम इज मिनिमम. आप सम को भी मिनिमम कर सकते हैं और एवरेज वैल्यू को भी मिनिमम कर सकते हैं. नॉर्मली इस केस में क्या है, सम को मिनिमम, वेयर द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन. तो क्या है जी कि अगर ये लाइन है और ये पॉइंट है तो हम ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस मेजर करते हैं. ओके, assumption ये है द x values x1 to x1 xn in our sample x1 y1 x2 y2 and up till xn yn are not all equal. ये सारी वैल्यूज सारी की सारी बराबर ना हो. ओके, यानी कि ये एक ही पॉइंट ना बन जाए कहीं, तो एक पॉइंट से तो हजारों लाइनें गुजर सकती हैं. ओके, सो ये सारा के सारा एक पॉइंट ना बने, एटलीस्ट दो पॉइंट होंगे तो लाइन बनेगी. तो कहते हैं द x वैल्यूज x1 to xn in our sample x1 y1 x2 y2 up till xn yn are not all equal. बिकॉज अगर सारी की सारी बराबर होंगी तो सिर्फ हमारे पास एक ही पॉइंट बनेगा और एक पॉइंट में बहुत सी लाइन हो सकती हैं जो कि लीस्ट स्क्वायर मेथड को ओबे करती हैं. वाई बिकॉज उस पॉइंट से तो डिस्टेंस उनका जीरो है, तो इसलिए
क्या हो गया, द सम ऑफ स्क्वायर्स द डिस्टेंस ऑफ दोज पॉइंट्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन इज मिनिमम, दोज पॉइंट्स फ्रॉम स्ट्रेट लाइन इज मिनिमम। तो यहाँ पे सिर्फ हम डिस्टेंस को मिनिमाइज कर रहे हैं, एवरेज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम होगा तो एवरेज भी मिनिमम ही होगी। सो व्हाट इज द एस्टिमेटर, y is equal to ax plus bx, a plus bx, y is equal to a plus bx, क्या है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एवरीबॉडी नोज दिस, यानी कि ये वही है y is equal to mx plus c, और इसको आप यूं c plus mx भी लिख सकते हैं, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपने बहुत दफा यूज की है। देन इस एस्टिमेटर में a इज इक्वल टू y मीन माइनस b इंटू एक्स मीन, ये हो गया। और b का क्या निकलता है, वो है s ऑफ एक्स वाई एंड s ओवर एक्स एक्स की रेशियो जो है वो b है। लेट्स सी डिफरेंट डेफिनेशंस, s एक्स वाई क्या है या s एक्स एक्स क्या है, इट इज i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x होल स्क्वायर, xi माइनस मीन वैल्यू होल स्क्वायर का, और इसको आप ये क्या है, ये स्टैंडर्ड, अगर इफ यू रिमेंबर दिस इज वेरिएंस टाइप की चीज है, ये वेरिएंस टाइप की चीज है, सिर्फ ये है कि n से ये मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 1/n नहीं है, तो इसलिए दिस इज वेरिएंस टाइम्स n। तो एस एस एक्स, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर करें तो इफ यू रिमेंबर ऑल दैट इंफॉर्मेशन जो हमने पहले की थी, इट इज लाइक दिस, ओके, एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन आई इज इक्वल टू एन एक्स आई होल स्क्वायर बाय एन। तो ये भी हो गया आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं जी, एस वाई वाई उसी तरह डिफाइंड होगा, आयत वैल्यू ऑफ वाई माइनस द मीन वैल्यू ऑफ वाई होल स्क्वायर को सम करना है फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n, और अगर इस ब्रैकेट को खोलें तो ये क्या बनेगा, वाई आई स्क्वायर यस प्लस वाई मीन का स्क्वायर माइनस 2 वाई आई वाई मीन, ओके। तो वो अगर आपको याद हो पुराने थ्योरम्स, उसमें फिर ये चीज बन जाती है, इट इज लाइक, इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट, प्लीज मैं इसलिए लिख नहीं रहा, इट इज लाइक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इट इज लाइक दैट, क्योंकि ये जो सेकंड n हमने डिवाइड किया हुआ है वो ये मीन वैल्यू के लिए किया हुआ है, ओके। सो दिस शोज, ये मीन निकालते हैं हम y का, where x mean is defined as 1 over n x1 up till xn and y mean is defined as 1 over n y1 to yn, and then sx sub xy, s sub xy वो कैसे निकालते हैं, 1 over n minus 1 j is equal to 1 to n xj minus x mean into yj minus y mean and this whole thing, okay. We can do that now. This is how you find it. Going further, the decrease, एक example देखते हैं पहले and then we go further. The decrease of volume of leather for certain fixed value of high pressure X atmosphere was measured. The results are shown in the first two columns of table. Find the regression line of y on x. तो इसमें सबसे पहला काम करते हैं हम, s x square is defined as 1/3, क्योंकि हमने क्या किया, एक्स जे की वैल्यूज है, इनका सम भी ले लिया, यहाँ पे वाई जे की वैल्यूज है, उनका सम भी ले लिया, एक्स जे स्क्वायर भी यहाँ पे लिख लिया, इन तमाम वैल्यूज का स्क्वायर और फिर उनका सम, और एक्स जे इंटू वाई जे की प्रोडक्ट और उसका सम, एंड वी से एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 216,000,000 माइनस 28,000, सॉरी ये मीन वैल्यू से माइनस कर रहे हैं, सम वैल्यू कर रहे हैं, ओके। ये मीन किया, उसको 4 से डिवाइड करके मीन कर दिया हमने, और इसका होल स्क्वायर ले लिया, एंड दिस कम्स आउट टू बी सम वैल्यू। सिमिलरली एस एक्स वाई भी आप फाइंड कर सकते हैं इसी तरह, एंड देन यू विल फाइंड द वाई ए एंड बी, एंड
your equation comes out to be y is equal to 0, 0, 0, 77x minus 0.64 minus 0.64. This is your equation. आपने exactly वही formula use करने हैं and then you will solve it. Okay? Next मैंने जो काम किया है वो आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया. वो क्या किया? Air velocity and evaporation coefficient of burning fuel droplets in impulse engine fit a straight line to these data. Use this estimate to evaluate coefficient where V is equal to 190 centimeter per second. So सबसे पहली चीज ये देखें जरा, हमें V गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और कोएफिशिएंट गिवन है. तो 20, 60, 100, 140, 180, 220, 260, 300 and 340 and 380 पे हमें वेलोसिटी गिवन है और कोएफिशिएंट्स गिवन है. तो मैंने इसका ये किया कि सारा का सारा एनालिसिस जो है वो एक्सेल में कर लिया, क्योंकि वो सारी वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना जरा कैलकुलेटर से मुश्किल होता है. तो मैंने क्या किया, ये फर्स्ट कॉलम देखें आप अगर, तो x में 20, 60, 100 सारी और फिर y की वैल्यूज सारी यहाँ पे लिख ली. ये होगी एवरेज वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ y. दीज आर एवरेजेस. तो एवरेज वैल्यू ऑफ x भी निकाल ली और एवरेज वैल्यू ऑफ y भी निकाल ली. सिमिलरली x मीन, x माइनस मीन, यानी कि दिस इज xi माइनस x मीन निकाला. ये सारा आ गया, वैल्यूज हमने लिख ली यहाँ पे. सिमिलरली y माइनस मीन, y माइनस y की मीन वैल्यू, वो सारी. दिस इज द टोटल वैल्यू. ये इस कॉलम से नीचे क्या है, इस रो से नीचे सारी टोटल है, और ये एवरेज वैल्यूज है नीचे वाली रो और उससे ऊपर वाली रो टोटल वैल्यूज है. सो यहाँ पे हमने x माइनस मीन निकाल लिया, यहाँ पे y माइनस द मीन वैल्यू ऑफ y निकाल लिया, और यहाँ पे एक्स वाई का मीन ले लिया. एक्स वाई के प्रोडक्ट ली और उनका मीन ले लिया, यानी कि इन दोनों की एक्स मीन इंटू वाई मीन की प्रोडक्ट ले ली, तो वो ये बन गई. ओके, और उसका टोटल ये बनता है और उसकी एवरेज वैल्यू ये बनती है. तो दिस इज बेसिकली एक्स माइनस एक्स मीन इंटू वाई माइनस वाई मीन का सम अवर n-1. So it is this thing. Similarly x का कर लिया मीन, वो क्या था, x माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर एक्स जे और समेशन j पे और मीन वैल्यू n-1. जो फॉर्मूलास गिवन है पिछली स्लाइड में, प्लीज उनको करेक्ट कर लीजिएगा. उनमें n-1 से उनको डिवाइड भी करना होता है मीन निकालने के लिए. ओके, तो वो भी आप देख लीजिएगा. तो यहाँ पे वो निकाले हमने. बुक में से चेक कर लीजिएगा फॉर्मूलास. कई दफा टाइपिंग में या कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, मगर जो बुक में फॉर्मूला लिखे हैं वो एग्जैक्टली सही है, क्योंकि स्लाइड्स में जब बनाते हैं तो कई दफा कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम होता है. तो इसी तरह वाई वाई भी निकाल लिया हमने, विच इज वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर, एंड देन दिस इज द सम एंड दिस इज द 1/n-1 और सम. ये निकाल लिया हमने. अब ये तमाम वैल्यूज मुझे मिल गई और इनसे फिर हम क्या करते हैं, के नॉट, यानी कि अगर मैं आपको दिखा दूं वापस जाके, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालते हैं, विच इज अगर ए को मैं कह दूं के नॉट और बी को कह दूं के वन, तो इस टेबल के बाद मुझे के वन की वैल्यू मिल गई. सो दिस इज माई बी एंड दिस इज माई ए. ये मिल गया. अब मैंने क्या किया, जो ओरिजिनल डाटा था उसको इस तरह से प्लॉट कर लिया. दिस इज माई ओरिजिनल डाटा. अब देखें यहां से कोई कर्व गुजरनी चाहिए थी जो कि लीस्ट होनी चाहिए थी. तो मैंने जब इन वैल्यूज के लिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जब प्लॉट किया तो वो ये लाइन बनी. सो दिस लाइन इज एक्जैक्टली गोइंग थ्रू दीज पॉइंट्स. दिस लाइन इज एक्जैक्टली गोइंग थ्रू दीज पॉइंट्स. सो दिस इज योर रिग्रेशन फिट.
नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम ये देखें कि ये वाकई बेस्ट फिट है या नहीं है. इज इट अ बेस्ट फिट और नॉट. लेट्स डू दैट. हम डिटरमिन करते हैं कि ए और बी की यही वैल्यूज होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी. सो वी स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक इक्वेशन विच इज, मैं के नॉट रख लेता हूँ ए और बी की जगह. आपने जो देखा था वो था y इज इक्वल टू के नॉट प्लस के वन एक्स. ये वो लाइन होनी चाहिए जिससे, अगर मैं यहां पे बनाऊं, ये वो लाइन होनी चाहिए जिससे ये पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमेशा, अगर ये पॉइंट था एक्स आई या एक्स जे, ये पॉइंट था वाई जे, तो ये डिस्टेंस इस पॉइंट से कम होनी, ये अगर वाई जे था तो इससे कम होना चाहिए था. और हम इन पॉइंट, लाइन वाली जो पॉइंट्स होते हैं उनको मीन वैल्यूज कह देते हैं. लेट्स से फॉर द वाई ये डिस्टेंस हम निकालना चाह रहे हैं. ये इक्वेशन जो है, ये लाइन जो है, दैट इज के नॉट प्लस के वन एक्स. ओके, देन वाई जे, अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है वाई जे, एंड दिस इज माई मीन वाई. सो इट विल बी वाई जे का इस लाइन से डिस्टेंस कितना होगा, इसको अगर थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं तो इस लाइन से जब मैं एक्स जे की वैल्यू इस लाइन की इक्वेशन में डालूं, यानी कि के नॉट प्लस के वन एक्स जे, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिलता है. दिस पॉइंट इज के नॉट प्लस के वन एक्स जे, और यहां पे जो y की वैल्यू है वो वाई जे है. तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो बनेगा, द डिस्टेंस वुड बी, लेट्स से इट इज q, विल बी वाई जे माइनस दिस लाइन के नॉट माइनस के वन एक्स जे, और हम इसको मॉड ले लेते हैं बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस. ओके, एंड द टोटल डिस्टेंस फॉर ऑल पॉइंट्स विल बी q and it will be sum over all j's. So ये वाला डिस्टेंस सिर्फ मैं अगर लिखूं वो बनेगा वाई जे माइनस के नॉट माइनस के वन एक्स जे का मॉड, दैट्स द डिस्टेंस. और टोटल फॉर ऑल पॉइंट्स जो डिस्टेंस बनेगा वो ये बन जाएगा सम ओवर ऑल पॉइंट्स. यहां तक बात अगर क्लियर हो गई है तो हम आगे चलते हैं. तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है कि हम इसको, अच्छा फिर डिस्टेंस स्क्वायर करना था तो हम इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं. देन वी डिफाइन q, वी टेक द डिस्टेंस स्क्वायर एंड से इट इज q. देन if this is a function sum over all distances, then it's a function of what, k naught and k1. So q is some function या g function कह ले तो मैं इसको k naught का और k1 का ये function है, because yj's are known to us, xj's are known to us, तो इनका function है. इसको मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या है, कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद के नॉट, सेट इट इक्वल टू 0, फाइंड के नॉट, एंड सिमिलरली क्यू अवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ के वन इक्वल टू 0, एंड इन दोनों इक्वेशंस को मिला के नॉट और के वन हमें निकालना है. दैट विल गिव मी द पॉइंट ऑफ मिनिमम. उसको हम देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर है, हमेशा ये नंबर पॉजिटिव रहेगा, इसलिए सिर्फ इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करने से हमें मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमा नहीं मिलेगा. वी कैन सी दैट फ्रॉम दिस कंडीशन वी ऑब्टेन फॉर अ सिंपल रिग्रेशन लाइन द फॉर्मूला. इसी इक्वेशन से देखते हैं हम. तो लेट्स प्रूव इट फर्स्ट. हाउ डू वी प्रूव इट? वी टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू partial q over partial k नॉट. अगर ये डेरिवेटिव लूंगा मैं तो समेशन मेरी वहीं पे रहेगी, j इक्वल टू 1 to n. इस पूरे का डेरिवेटिव लूंगा, ये इसको मैं कर लूं तो बनेगा ट्वाइस वाई जे माइनस के नॉट माइनस के वन एक्स जे रेज टू पावर 1, क्योंकि 2 - 1 हो गया था, 2 बाहर आ गया, और फिर इस
अंदर वाली आर्गूमेंट का मैं दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा तो ये जवाब आ जाएगा मेरे पास वाई जे को के नॉट से डिवाइड डेरिवेटिव लेने से 0 आता है, के नॉट का डेरिवेटिव के नॉट से लेने से -1 आ रहा है, और के वन एक्स जे का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू के नॉट अगेन 0 आ रहा है. सो दिस इज व्हाट आई गेट एंड इट इज इक्वल टू माइनस यस टू समेशन के ऊपर अब नीचे नहीं लिखता, ये इट्स अंडरस्टूड दैट इट्स फ्रॉम 1 to n वाई जे माइनस के नॉट माइनस के वन एक्स जे इक्वल टू 0. ये पहली इक्वेशन बन गई. दूसरी इक्वेशन बनाएं जी. उसमें क्या करना है, पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल के वन, एंड ये सेकंड इक्वेशन को हम इसी इक्वेशन को हम के वन से डिवाइड करेंगे, वो डेरिवेटिव लेंगे तो समेशन उधर ही रहेगी. इस पूरे का डेरिवेटिव जब लेंगे तो 2 twice दिस थिंग इन टू डेरिवेटिव ऑफ दिस होल आर्गूमेंट आ जाएगा, तो वो बनेगा ट्वाइस समेशन, ठीक है, एंड वाई जे माइनस के नॉट माइनस के वन एक्स जे. फिर इस आर्गूमेंट का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वाई जे विद रिस्पेक्ट टू के वन 0, के नॉट विद रिस्पेक्ट टू के वन अगेन 0, और फिर जब इसको करेंगे तो के वन का डेरिवेटिव के वन से 1 आ जाएगा और माइनस एक्स जे. तो आई विल लेफ्ट विद माइनस एक्स जे, और इसको भी हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. इफ आई डू दैट राइट, दोनों इक्वेशंस को देख लेते हैं, इकट्ठे लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को. वो बनती है, पहली बनती है -2 समेशन यस वाई जे माइनस के नॉट माइनस के वन एक्स जे इक्वल 0, और दूसरी बनती है -2 समेशन एक्स जे. बाहर नहीं ले सकते क्योंकि समेशन भी हमारी जे पे ही है, वाई जे माइनस के नॉट माइनस के वन एक्स जे इक्वल्स 0. इस समेशन को हम पार्ट्स में भी लिख सकते हैं. कैसे, ये इक्वेशन अगर मैं इसे 1 कह दूं और इसे 2 कह दूं, सो अगर 1 को मैं 2 को तो -2 और -2 तो 0 से फारग कर सकता हूँ, कैंसिल हो सकता है, कोई मसला नहीं. दूसरी तरफ जाके डिवाइड करें, खत्म हो जाएगा. अब इस समेशन को देखते हैं. समेशन किस पे है, जे पे है, तो वाई जे पे भी समेशन होगी, के नॉट पे भी होगी, के वन एक्स जे पे भी होगी. के नॉट जे पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये बन जाएगा माइनस के नॉट एन, माइनस के नॉट एन, क्योंकि समेशन कितनी दफा होगी, एन टाइम्स. के नॉट प्लस के नॉट प्लस के नॉट प्लस के नॉट प्लस माइनस, अच्छा वाई जे का भी होगा, प्लस समेशन वाई जे कितनी दफा, एन टाइम्स, वो भी सम होगा, एंड लास्ट टर्म माइनस के वन समेशन एक्स जे इक्वल्स 0. इसमें से अगर मैं वाई जे को दूसरी साइड पे ले जाऊं और एक्स को इसी साइड पे रहने दूं, तो ये बनता है के नॉट एन प्लस के वन एक्स जे इक्वल्स वाई जे. ये एक इक्वेशन बन गई मेरी. ये दिस इज अगेन इक्वेशन नंबर 1 से ही आई है. सिमिलरली जब 2 से करेंगे तो के नॉट फिर एन टाइम्स ऐड होगा, तो वो एन के नॉट एन बन जाएगा, एक्स जे इंटू वाई जे सम होगा फॉर एन वैल्यूज, एंड एक्स जे स्केयर विद के वन एन टाइम्स ऐड होगा. सो हमारी इक्वेशन दोबारा बन जाएगी के नॉट एक्स जे, क्योंकि वो फिर एन नहीं आ रहा क्योंकि एक्स जे उसके साथ आ गया, प्लस के वन एक्स जे स्केयर फॉर एन वैल्यूज इक्वल्स एक्स इंटू वाई एक्स जे इंटू वाई जे ओवर ऑल वैल्यूज, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ये 2 इक्वेशंस बन गई.
इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अब कैसे करेंगे, मैं यहां पे लिख लेता हूं पहले इनको साफ सा। के नॉट एन प्लस के वन एक्स जे equals y sub j, and the second equation was k naught summation xj plus k1 summation xj square is equal to xj yj का सम। ये हमारी टोटल इक्वेशन बन गई दोनों। नेक्स्ट आप जी इसको फर्दर देखते हैं हम कैसे, कि लेफ्ट हैंड साइड देखें आप, तो वी हैव के नॉट k1 k1, so we have a matrix equation, we have a matrix section, two systems and two unknowns k naught and k1, and if I write it in किस में फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो it will be n into n, second term will be xj, here it will be xj and here xj square into k naught k1 equals yj xj yj। आई होप ये आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा कि क्या क्या इसको प्रोडक्ट करें। मैट्रिक्स में क्या होता है, रो इनटू कॉलम, देन रो इनटू कॉलम, तो एग्जैक्टली वही इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 है, तो ये 2/2 मैच होता है, इसलिए मल्टीप्लाई हो सकते हैं और फाइनल मैट्रिक्स होगा 2/1 का होगा। तो n इंटू के नॉट इंटू k1 इंटू xj फर्स्ट इक्वेशन, second equation k naught into summation of xj and k1 into summation of xj whole square, दो second equation। अब है ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है जब ये डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, जब डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर निकालना हो आपने, तो क्या करते हैं आप, xj होल स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव करके इसको माइनस कर लेते हैं, तो इट विल बी n इंटू xj स्क्वायर माइनस सम इंटू xj, या इसको एक ही दफा लिख लेते हैं xj का होल स्क्वायर, एंड दिस शुड नॉट बी n टाइम्स xj का स्क्वायर, और अगर इसको देखें तो ये नॉन जीरो आता है, दिस इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू s x स्क्वायर, so this is not equal to 0, this is not equal to 0। और 0 क्यों नहीं है, क्योंकि तमाम वैल्यूज 0 नहीं थी, हमने कहा था तमाम वैल्यूज सेम ना हो, तमाम वैल्यूज सेम ना हो, इसलिए ये सेम नहीं है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इन इक्वेशंस को अगर साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करें, इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करें, तो आप पहली इक्वेशन को देखें, सिर्फ k नॉट n प्लस k1 xj इक्वल्स समेशन yj। इसको अगर मैं n से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे भी n से और यहाँ से भी n से, so on so forth, इस तरह से करना है, या आपने इसको क्रेमर रूल से करना है, दोनों रादर बेटर है कि यू डू इट विद द क्रेमर्स रूल। Once you do it with Cramer's rule, you will find out that k naught is equal to y mean minus k1 x mean, and k1 is equal to n xj yj minus
एक्स जे इंटू वाई जे अवर एन इंटू एन माइनस वन एस एक्स स्क्वायर. सो ये दो वैल्यूज आप निकाल सकते हैं एंड दिस शुड बी द सेम as the formula we have given earlier, or rather you can check it in the book. बुक वाला फॉर्मूला ज़्यादा क्लियर लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा. तो यहां से आप K0 और K1 की वैल्यूज निकाल सकते हैं. किससे? इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं. और एक तरीका क्या था, हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, हमने डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जो कि हम ड्रॉ करना चाह रहे थे जिसमें दो कांस्टेंट्स थे K0 एंड K1, और फिर हर पॉइंट y का उससे डिस्टेंस लिया और उस डिस्टेंस को स्क्वायर करके ऐड कर लिया और मिनिमम वैल्यू के लिए हमने उसको डेरिवेटिव लिया ओवर द टू K0 एंड K1 और उससे हमें ये आंसर मिल गया. एंड दिस लाइन बेस्ट फिट्स एंड इट विल गिव द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स टू द लाइन. ये बेस्ट फिट होगा उसका. सो इसको फर्दर आप बुक में देख सकते हैं. एल्स इज नॉट, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस वाज जस्ट अ मोटिवेशन हाउ टू डू इट, बट इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको डेफिनेटली आनी चाहिए. और बेस्ट तरीका इसका ये है कि आप एक्सेल पे इसको कर लें, क्योंकि ये डिस्क्रीट केस है तो डिस्क्रीट केस एक्सेल पे बेस्ट होता है. नेक्स्ट जी, कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है? व्हाट इज कोरिलेशन एनालिसिस? कोरिलेशन एनालिसिस इज, कोरिलेशन कोफिशिएंट हम डिफाइन करते हैं, एक चीज डिफाइन करते हैं विच इज कोरिलेशन कोफिशिएंट. फॉर डिस्क्रीट डाटा सेट इज डिफाइंड एज R विच इज इक्वल टू SXY, जो SXY की पुरानी डेफिनेशन है, एंड डिवाइडेड बाय SX into SYY raised to power 1/2. The correlation coefficient R describes strength of the linear relation and sign its direction. The correlation coefficient R describes strength of linear relation and sign its direction. If R is equal to 1, all X and Y lie on a straight line with positive slope and vice versa. यानी कि अगर तमाम के तमाम पॉइंट्स मेरे पास इस तरह से आ जाएं तो स्लोप मेरी R equal to 1 आ जाएगा. That means all the points lie on a straight line with a positive slope. If R is equal to greater than 0, the pattern is scattered, runs from bottom left to top right and vice versa. Magnitude of R close to 1 means strong linear relationship and close to 0 signifies weak relationship. तो दो रैंडम वेरिएबल्स आपस में कितने कोरिलेटेड हैं, इस पे हमने एक दफा पहले बात की थी. कोरिलेशन जब हम देख रहे थे वो क्या था कि लेट से मेरे पास एक समर में मैं डाटा कलेक्ट करता हूं जिसमें मैं देखता हूं कि आज जितना टेम्परेचर कलेक्ट करता हूं और नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स सोल्ड एट एक पार्क है, उसमें एक शॉप है जहां पे कोल्ड ड्रिंक्स बिक रही हैं या आइसक्रीम बिक रही है. तो हम कोल्ड ड्रिंक्स को देखते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा बिकती हैं, टेम्परेचर कम हो तो कोल्ड ड्रिंक्स कम बिकती हैं. तो अगर उनको हम प्लॉट करें तो वो एक रिलेशनशिप बनेगा. सो आवर रिलेशनशिप which looks like this says that they are strongly correlated. On other hand, if my relationship is like this, so that means कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि x कुछ है, y कहीं और जा रहा है, कोई हम एक लाइन इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें यह बताता है कि इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है. इस पे SXY, SXX, SYY की जो इक्वेशंस है वो आपके बुक में मौजूद है, आप उनमें से देख लीजिएगा. यहाँ पे भी मैंने गिवन की हुई है, इसमें सिर्फ आपने चेक करना है कि n से डिवाइड करना है या n-1 से डिवाइड करना है. नाउ डिस्क्रीट केस में तो वो डाटा पॉइंट्स थे. अब कॉन्टिन्यूस केस में क्या होता है? लेट fx एंड gx बी टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस. ये रैंडम फंक्शंस भी हो सकते हैं और आम फंक्शंस भी हो सकते हैं. हम आम फंक्शंस में भी कोरिलेशन देखते होते हैं. Let fx and gx be two continuous functions of x. The correlation coefficient is defined as, जो correlation coefficient है वो
कैसे डिफाइन होता है? एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड डिवाइडेड बाय ई एफ and EG whole under root, where EF is defined as minus infinity to plus infinity f of x whole square dx. ये f of x whole square है, it's not x square, ये याद रखिएगा. this is f of x whole square, this is g of x whole square dx. EG is defined as minus infinity to plus infinity g of x whole square dx. So this is how you define a correlation coefficient. And if correlation coefficient comes close to 1, that means strong correlation, close to 0, no correlation, independence, and close to minus 1, that means opposite. They are correlated but in a opposite sense. एक बढ़ता है तो एक कम होता है. तो positive one would look like this, something like this. Negative one would look like something like this. के ये एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है. और जो जीरो के करीब होगा वैल्यूज वो इस तरह से होंगी. तो इसको याद रखने का तरीका था, मैंने क्या बताया था कि अगर पॉजिटिव 1 है तो बेस्ट फ्रेंड, यस, -1 वर्स एनिमी एंड 0 स्ट्रेंजर. बेस्ट फ्रेंड, वर्स एनिमीज एंड स्ट्रेंजर वाली याद रखिएगा. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट गोज फ्रॉम -1 टू +1. लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल फॉर जनरल सिग्नल्स. इट्स नॉट फॉर रैंडम सिग्नल्स. रैंडम सिग्नल्स भी अगर कर्व हो गए मेरे पास तो मैं उसको भी ये कोरिलेशन निकाल सकता हूं. फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट Cn बिटवीन द पल्स xt एंड द पल्स git. xt एक पल्स गिवन है मुझे, ये xt है, और g1t is another pulse, g2t is a pulse, g3t is a pulse, g4t is an exponential, decaying exponential, g5t is again a decaying exponential, and g6t is sin 2 pi t. sin फंक्शन जो है 2 pi t, t के साथ ये चेंज हो रहा है. तो हमें निकालना क्या है? Cn for what? यानी कि xt into g1t का निकालना है, फिर xt और g2t का निकालना है, फिर xt और g3t का निकालना है. इन सब का बारी बारी निकालना है हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ओके, लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट विच इज xt. तो हमें अगर फार्मूला याद हो तो हमने सबसे पहले एनर्जी ऑफ x निकालनी थी. अगर देखें EG निकालना था, EF या EG निकालना था, which was equal to EX is equal to, ये पल्स कहां से कहां तक जा रही है, यानी कि उसका फॉर्मूला था -infinity to plus infinity xt whole square dt. अब पल्स जा रही है मेरी 0 से 5 तक, तो इंटीग्रेशन कहां तक जाएगी? 0 से 5. वैल्यू इसकी इस पूरी रेंज में 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही बनेगा, और dt पे इसे मैंने इंटीग्रेट करना है, तो ये बनेगा, आंसर इसका आ गया मेरे पास 5. सो दिस इज माय Ex. सिमिलरली Eg में निकालूंगा, विच इज अगेन 0 to 5 1 स्क्वायर dt इज इक्वल टू 5. दोनों आगे. नाउ we can go further and do next, but first let's find their correlation. So Cn was equal to 1 over Ex Eg का अंडर रूट इंटीग्रल -infinity to plus infinity xt into g1t. g1t इसको मैं g1 कर देता हूँ just to differentiate dt. अब अगर g1t को देखा जाए तो वो क्या है, वो भी 1 है और x1t भी 1 है, बट फ्रॉम 0 to 5, ये 0 से लेके 5 तक लिमिट्स हैं इसकी. सो 1 into 1 into dt विच इज अगेन 5, और नीचे क्या था Ex और Eg का अंडर रूट,
सो 5/5, तो इन दो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 1. बिकॉज द टू पल्सेस आर एग्जैक्टली सेम, सो द कोरिलेशन इज हाईएस्ट 1. बिकॉज द टू पल्सेस आर एग्जैक्टली सेम, तो देयर कोरिलेशन इज 1 हाईएस्ट. इसके कॉन्ट्रेरी अगर अगला देखूं मैं, तो हमने क्या किया कि एक पल्स भी 1 है, दूसरी 0.5 है, तो 1 वाले को तो हमारे एनर्जी वही आएगी, EX की एनर्जी तो हमारी फिक्स होगी या 5 होगी. EG2 जो होगा वो क्या होगी 1 to 0 to 5.5 का स्क्वायर, yes, which is half का स्क्वायर, एंड dt. अब इससे अगर एनर्जी निकालेंगे और कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे तो वो बनता है मेरे पास 1 into 1.25. इसको सॉल्व करें तो 0.5 का स्क्वायर क्या बनता है जी, 0.5 का स्क्वायर, इट इज 0.025, और इंटू 5 करें तो ये 1.25 बनता है. एंड EX की एनर्जी 5 ही थी, और इंटीग्रेशन करेंगे हम किसको, xt इंटू G2t को, dt को फ्रॉम 0 to 5. तो इस केस में 1.25, 5, और यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्ट जो होगी वो बनेगी 0.5 dt, और ये पूरा खत्म हो गया 5 आ जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर अगेन आपका 1 ही आएगा, इसका आंसर अगेन 1 ही आएगा. 5 इंटू 0.5 था यहाँ पे, तो आंसर अगेन इसका 1 आएगा. वाई, बिकॉज दे आर सेम पल्सेस. सिर्फ यह है कि एक का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है, तो जब हम इनकी एनर्जी से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे तो वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं, दोनों पल्सेस नॉर्मलाइज हो जाती हैं. तो ये आप देखिएगा. नेक्स्ट केस अगर आप देखें तो दैट्स स्लाइटली डिफरेंट. इसमें एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो इसमें भी जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता है वो आता है -1. ऑल्दो द पल्सेस आर द सेम, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कोरिलेशन इज कमिंग आउट टू बी -1 रादर देन +1, -1 आता है. इससे अगला केस देखते हैं. इनमें अगर देखें तो दिस पल्स एंड दिस पल्स लुक सिमिलर, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये डिकेइंग लाइन है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करके तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका बनेगा 0.961, विच इज क्लोज टू 1 बट नॉट एग्जैक्टली 1. ये हो गया. इससे फर्दर चलें, अगर इस पार्ट को देखें तो ये क्योंकि बहुत जल्दी डिके हो जाती है तो इतना पोर्शन तो बिल्कुल किसी से मैच नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत इसमें मैचिंग है, तो वो क्या हो रहा है, Cn comes out to be 0.628. It comes out to be 0.628. प्रीवियस केस में अगर आप देखें तो जो पहला केस था ये वाला, उसमें 1 आ गई थी. इवन हाफ वाला केस था जो 0.5 वाला, उसमें भी कोरिलेशन 1 थी क्योंकि सेम थी. जब ऑपोजिट पल्स थी यानी कि नेगेटिव पल्स थी तब भी -1 था. जब वो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग थी इस तरह से, विच लुक क्लोज टू दिस थिंग, इट वाज इक्वल टू 0.9 के करीब थी. अब हमने उसकी बिल्कुल ही शक्ल ही तब्दील कर दिया है, ये ट्रायंगल के ज्यादा करीब लग रही है देन द पल्स. सो अब इसकी कोरिलेशन 0.628 होगी, विच इज कोरिलेशन कम हो रही है. एंड द वर्स्ट केस अगर देखें तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं, इसको और इसको जब सॉल्व करते हैं, योर आंसर इज 0. दे आर नॉट कोरिलेटेड एट ऑल, दे डोंट लुक अलाइक, इनका कोई भी सिमिलैरिटी इनमें नहीं है. सो दे आर व्हाट, अनकोरिलेटेड. ओके, दे आर अनकोरिलेटेड. नेक्स्ट, आज अगर देखें हमने क्या देखा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम डिस्कस किया, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे. किस केसेस में, हमने वो नंबर्स को ऐड करके एवरेजेस निकाल के हमने देखा था कि वो गॉसियन बन रही थी, तो दैट्स द सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो गया.
फिर रिग्रेशन एनालिसिस में हमने देखा कि हाउ अगर डाटा है हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि एक हमारा कंट्रोलिंग वेरिएबल है x और एक रैंडम वेरिएबल है y, उनका जब डाटा आता है तो हम उसको एक कर्व फिट कर सकते हैं जो कि डिस्टेंस जिसमें मिनिमम होना चाहिए। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड हमने यूज किया रिग्रेशन एनालिसिस के लिए। फिर जब दोनों हमारे वेरिएबल्स क्या हो गए, रैंडम हो गए, यानी कि x भी रैंडम हो गया और y भी रैंडम हो गया, जैसे कोल्ड ड्रिंक और टेम्परेचर वाली एग्जांपल थी, तो उस केस में भी हम देखते हैं कि क्या डिपेंडेंस है, कोरिलेशन क्या है। हम कर्व फिट नहीं कर रहे मगर हम दो एनालिसिस कर रहे हैं, डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम उसमें कोरिलेशन देखते हैं। तो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ योर कोर्स, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ योर कोर्स फॉर दिस सेमेस्टर फॉर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसमें यह है कि हमने एक बुक को फॉलो किया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल, और एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय अर्विन क्रिजिक से भी हमने कुछ चीज़ें ली हैं। आई होप कि आपने ये कोर्स एंजॉय किया होगा, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा पढ़ाना आपको, और मैंने कोशिश की है कि तमाम जो पॉइंट्स हैं वो मैं बार बार रिपीट करता रहूं ताकि आपको याद भी हो जाए। और एग्जांपल्स भी काफ़ी किए हमने। कुछ डेरिवेशंस मैंने आज आपके लिए छोड़ दिए हैं कंप्लीट करने के लिए, मगर उनकी भी ऐसा रिक्वायरमेंट मेरे लिए नहीं है एज अ कोर्स इंस्ट्रक्टर, मगर यह है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि वो डेराइव कैसे होता है। इट्स नॉट फ्रॉम किसी ने कर दिया हमारे लिए, हमें भी आइडिया होना चाहिए हम इसको अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे ड्राइव की गई हैं ये इक्वेशंस। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन दिस कोर्स। आप मेहनत कीजिएगा, और पढ़ने का तरीका वही है पुराना कि लेक्चर, बुक, एग्जाम्पल्स एंड देन प्रॉब्लम्स। लेक्चर सुनना है, बुक पढ़नी है, फिर एग्जाम्पल्स करनी है, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे प्रॉब्लम्स करने से। और एग्जाम्पल्स करने का क्या तरीका था कि यू विल रीड द एग्जाम्पल, हाइड द सोल्यूशन ऑफ द एग्जाम्पल एंड डू इट योरसेल्फ। फिर जहाँ पे स्ट्रक होते हैं वहां से उस सोल्यूशन को अपने बुक से देख के फिर अपने आप को हेल्प करें वहां से। तो जो प्रॉब्लम एग्जाम्पल सॉल्व हुई होती हैं बुक में, वो होती हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस रीड करने से नहीं आती, करने से आती है, लिखने से आती है। तो कागज कलम लेके आप लिखें और उसका खुद सॉल्व करें सारे एग्जाम्पल्स। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कोर्स। अल्लाह आपका निगहबान हामी और नासिर रहे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।